नमस्कार। आपसे बड़ी ज़रूरी बातचीत करने के लिए आज ये इस मौके के ऊपर आपको तकलीफ़ दी है। आप साथी जितने भी जानकारी है वो जल्दी से जल्दी फेसबुक के ऊपर जुड़ने की कोशिश करें और दूसरे साथियों को भी ये जानकारी दें प्लीज़ कि वो भी जुड़ जाएं। दरअसल ये मौका ऐसा है, आप सब देख रहे हैं कि प्रदेश के हालात जो हैं वो देखते ही देखते बहुत ही ख़राब कर दिए गए और अब सामाजिक वातावरण बिगाड़ दिया गया। ख़ास तौर पर जो 31 जुलाई की नूह की घटनाएं हैं, मेवात की घटनाएं हैं, उसके बाद एक स्थिति बन गई। मुझे विश्वास है कि आप मेरे को सुन पा रहे हैं और यदि कोई सुनने में दिक्कत हो तो आप इसके ऊपर कमेंट छोड़ सकते हैं। जो कमेंट का इसमें एक खाना है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं यदि नहीं सुनाई दे पा रहा, और अगर ठीक से सुनाई दे पा रहा है और ठीक से आप देख भी पा रहे हैं तो वो जानकारी भी आप मेहरबानी करके इसके ऊपर लिख दीजिए ताकि ठीक से बातचीत शुरू होने से पहले आप उसको एडजस्ट कर पाएँ। ये कोई भी साथी मेहरबानी करके एक बार उसके ऊपर ये जानकारी दे दे। आप सभी जानते हैं फेसबुक के ऊपर जो लाइव चलने के सोशल मीडिया के तौर तरीके हैं उनसे वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये रोटी टूके का टाइम है, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा साथियों को जुड़ने में समय लगेगा। तो मैं बात ये कर रहा था आपसे कि बड़ी पीड़ा का समय है जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, और इससे पहले हमारे प्रदेश के हरियाणा के 11-12 ज़िले जो हैं वो बाढ़ग्रस्त हो गए और उससे फसलों का भी और जान माल का भी काफ़ी नुकसान हो गया। उधर से घग्गर की वजह से बाढ़ आ गई, अम्बाला में, यमुनानगर में, कैथल में, सिरसा, फतेहाबाद, और इधर से यमुना के कारण करनाल, पानीपत, सोनीपत, उधर फरीदाबाद, पलवल तक के इलाके जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और बड़ी भारी तबाही उससे हुई है। बाढ़ से फसलें तो इतनी अच्छी थी, उनमें खर्चा भी लग गया जो लागत लगनी थी, और वो बर्बाद भी हो गई। और अभी बहुत सारी जगह पानी उतरा नहीं है। पशुओं के लिए भी चारे की बड़ी भारी कमी हो गई, और ढाणियों में रहने वाले जो लोग थे उनके ट्यूबवेल हैं, उनके घर हैं, नुकसान बहुत उनका भी है। अभी जब पानी उतरेगा तो ठीक से जायज़ा लग पाएगा उसका भी। और खेत मज़दूरों को भी, जो भूमिहीन खेत मज़दूर हैं, गांव के जो दूसरे कारीगर लोग हैं भूमिहीन, उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम उस दौर में किसान सभा के साथी खेत मजदूर यूनियन के हम जाके भी आए हैं अलग अलग स्थानों पर, और जो लोग तकलीफ़ में हैं उनसे मिले भी हैं, जानकारियां भी ली हैं किन कारणों से ये बाढ़ की स्थिति जो है इतनी विकट बनी और उनको रोका क्यों नहीं जा सका। ये बाढ़ की स्थिति पे साथियों एक सिचुएशन है, और उसमें जो भी
पशुओं का या जान चली गई कई लोगों की, और फसलें तो हो ही गई बर्बाद, काम ठप हो गया मज़दूरों का भी। तो हमने ये मांग की थी और सरकार ने कुछ वायदे किए हैं जो फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा देने का, और दूसरे भी जो जिनके घर वाले नहीं रहे सदस्य, कुछ वही रोजी रोटी चलाने वाले थे, मृत्यु हो गई बाढ़ में, और पशु भी मर गए कईयों के। तो उन्होंने कहा है मुआवजा देने को, लेकिन सरकार का जो रुख अब तक देखने को मिल रहा है उससे ये लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से जो है उसकी क्षतिपूर्ति कर देंगे। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बहरहाल जब हम इस बात से जूझ रहे थे, बाढ़ की विभीषिका से, तबाही से, इसी बीच जो 31 जुलाई की घटना मेवात के अंदर घटी है, वो उसने सबको हिला के रख दिया। यानी धर्म का इस्तेमाल करना, उसको कोई धार्मिक यात्रा बताना जिसके अंदर हथियार ले जाए गए, तलवारें, बंदूकें, और चुनौतियां दे के, चैलेंज करके जिस तरीके से वहाँ पे जाया गया, वो बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। अब हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नीचे से इस प्रकार का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था कि क्या घटित हो सकता है। असल में सच्चाई की बात यह है कि इंटेलिजेंस इनपुट इन्हीं के पास था और किसी के पास भी नहीं था। और अब इसकी मुझे लगता है कि कोई छानबीन करने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ था वो सरकार ने खुद ही बोल दिया है कि घटित कैसे हुआ। आप देखिए ना कि देखते ही देखते जिसको ये कोई उसकी ब्रज यात्रा बता रहे हैं, वो कैसे एक हिंसा के तांडव में बदल गई। और ये जो कुछ भी हुआ है, 6 लोगों की जान चली गई। हम अफसोस प्रकट करते हैं इस बात पे। कितने ही लोग घायल हो गए, गंभीर रूप से अस्पतालों में हैं। कितनों की दुकानें जला दी गई, वाहन जला दिए गए, झुग्गी झोंपड़ियां तक जो है वो भी जला दी गई। तो हमें अफसोस है इस बात का कि इतने लोगों को ये पीड़ा पहुंची, और हम संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन ये जिस तरीके की लोगों के अंदर भी पीड़ा पहुंची है, कम से कम एक बात जरूर है कि इस पूरे के पूरे कांड की एक पटकथा जो है वो कोई ताज़ा लिखी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उसके संगठन और उनकी सरकार ने ये पटकथा बहुत पहले लिख दी थी। और आज जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये सुनियोजित षड्यंत्र था, ये सच बात है, लेकिन वो आगे ये नहीं बता रहे कि ये सुनियोजित षड्यंत्र जो है वो किसने रचा था। वो बता इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये उन्हीं का रचा हुआ है। और पहले भी जिस तरीके से वहाँ पर पशुपालक किसानों की हत्याएं की गई पिछले 5-6 साल में, वो सबके सामने है। उस दौरान हम लगातार वहाँ पर जाते भी रहे, सद्भावना के लिए इकट्ठी पंचायतें भी की। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ के लोगों का तो झगड़ा है ही नहीं। मेवात का जो इलाका है, चाहे वो उसका हिस्सा हरियाणा में हो, राजस्थान में हो या यूपी में, कभी भी आपस में लोगों के वहाँ किसी भी प्रकार की कड़वाहट या दूरी नहीं रही। सैकड़ों सालों से सद्भाव है, भाईचारा है। तो षड्यंत्र यदि था तो जाहिर है उस लोगों की उस एकता को तोड़ने का था। और हम लगातार ये कहते रहे कि ये निशाना लोगों की एकता पर है और वो धार्मिक आधार पर पाड़ेबंदी और ध्रुवीकरण करना चाहते हैं।
और ये ध्रुवीकरण करने की ही चेष्टा हुई कि बाहर से इतने लोग वहां पर ले जाए गए, उकसा के, भड़का के, आक्रामकता के साथ, और वहां जो हिंसा हुई टकराहट से, किन कारणों से हुई, कहां कहां उसके अंदर इस प्रकार के असामाजिक अंसर थे, बहुत सारे ने तो अपने जिलों में जाके बात बता दी है कि हम वहां गए थे और क्या हुआ वहां पे। इसका मतलब साफ है कि सारे हरियाणा के जिलों से लोग ले जाए गए बजरंग दल और वीएचपी के नाम से। वहां के कोई स्थानीय लोग उसमें नहीं है, पहले भी नहीं रहे कभी भी। जो भी गाय के नाम पे हत्याएं की जाती रही वो भी बाहर के लोग ही करते रहे, बकायदा मुकदमे हैं, किसी को सजा नहीं हुई आज तक। ये बाकायदा लिखी हुई एक पटकथा थी, एक उनका प्रोजेक्ट है, एक एजेंडा है, बाकायदा राजनीतिक एजेंडा कि हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, जात पात कर दिया जाए। और इस हिंसा के बाद लोगों में विक्षोभ है। कम से कम एक बात की जरूर संतुष्टि है कि हरियाणा के किसान मजदूर इस खेल को समझ गए और उन्होंने इस प्रकार के सांप्रदायिक लोगों का किसी भी तरीके से समर्थन करने से इनकार कर दिया। ज्यादातर किसान मजदूर ये कह रहे हैं ये करवाया हुआ था, और किन परिस्थितियों में ये करवाया गया एक बार उस पर नजर डालने की जरूरत है। आप देखिए कि किस तरीके से खेतीबाड़ी चौपट हुई, 13 महीने तक आंदोलन चलाना पड़ा बॉर्डरों के ऊपर, 750 किसान शहीद हो गए। किस तरह से 3 काले कानूनों को वापस लेने पे सरकार को मजबूर किया गया। आज बेरोजगारी का क्या आलम है। लाखम लाख हरियाणा के युवा युवतियां बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई स्थायी नौकरियां नहीं लग रही, कहीं ठेका है, कहीं कौशल विकास है, भयंकर रूप से शोषण हो रहा है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, कोई 1000 अध्यापकों की कमी है, 45-46 हजार अध्यापकों की। किसी महकमे में स्टाफ नहीं है पूरा। ये कर्मचारियों की स्थिति है। मजदूरों की दशा के मनरेगा तक का बहुत बड़ा कट बजट के अंदर डाल दिया गया। भवन निर्माण के जो मजदूरों को श्रम कल्याण कोष, जो उन्हीं का पैसा है, उस पूरी की पूरी कल्याण योजना को चौपट कर दिया। वंचित है वो न्यूनतम उससे भी। हरियाणा टॉप पे बेरोजगारी में। महंगाई का क्या आलम है। दशा क्या है कानून व्यवस्था की, महिलाओं की, कमजोर तबकों की। क्या था महिला पहलवानों के साथ देश की राजधानी में क्या हुआ। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं। जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा है तब उन लड़कियों को घसीट घसीट के सड़कों के ऊपर पुलिस ने जिस तरह अपमानित किया वो दुनिया ने देखा। अरे जिनके खिलाफ यौन शोषण की शिकायतें हैं, प्रधानमंत्री तक को जानकारी है, एक शब्द नहीं निकल रहा मुंह से। उन्हीं के ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो गए। ये कितने शर्मनाक कांड है। हरियाणा में पंचायतों की तमाम
जो शक्तियां हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों का दर्जा घटा दिया, शक्तियां हटा दी, चुने हुए लोग प्रतिरोध करने गए, लाठीचार्ज। ये आलम जहां पर हो वहां पर यह शक पैदा हो जाता है कि ये जो कारपोरेट की सेवा की जा रही है, देश को लुटवाया जा रहा है, वो बॉदर ही नहीं कर रहे, किसी की परवाह ही नहीं कर रहे। और मुख्यमंत्री पिछले दिनों कह रहे थे, 10-15 दिन पहले की बात है, पत्रकारों ने पूछा होगा कि आपको लोग नहीं चुनेंगे तो क्या करोगे? वो बोले हम लंबी चद्दर तान के सो जाएंगे। अब भी तो लंबी चद्दर तान के ही सो रहे हो आप। क्या स्थिति थी बाढ़ के अंदर? कोई सरकार ने, प्रशासन ने जाके सुध ली किसी की? कुछ भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें तो ये शंका है कि चुनाव जो हैं 2024 के, उसके बाद हरियाणा के, लेकिन इन दोनों से भी पहले राजस्थान के, जो मेवात के साथ ही लगता हुआ इलाका है जहां पर ये घटनाएं की गई है, क्या रणनीति हो सकती है उन चुनावों में उतरने की? आज लोगों में इनकी लोकप्रियता खत्म है, कोई स्वीकार्यता नहीं है। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो जात पात पे बांट दिया जाए जैसे पहले करते रहे, या वो धर्म के आधार पे पाड़ेबंदी कर दी जाए, जो कि अब करने की कोशिश की है। इसके अलावा क्या रणनीति हो सकती है? वरना जो मणिपुर में हुआ, अब बताइए, शर्म से सिर झुक जाता है। क्या दुनिया में छवि जा रही है हमारी देश की? आप कपड़े उतार के बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का करेंगे और एक शब्द ना निकले मुंह से, 15 दिन तक बैठ के चले गई राजनीतिक पार्टियां मणिपुर की, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया मिलने का। सोच सकते हो आप? ये घटित होने लग रहा है। तो साथियों, हम ये कह रहे हैं कि इस पृष्ठभूमि में ये सब हो रहा है और इसीलिए उन्होंने ये किया। हम मेवात को जानते नहीं क्या? वहां पर जो पूरा का पूरा वो इलाका है, उसके अंदर वो 84 कोस की परिक्रमाएं ब्रिज की, वो सैकड़ों सालों से निकलती हैं और वो आपसी एकता और सद्भाव का प्रतीक है वो परिक्रमाएं। और वो मेवात के भी कुछ इलाकों से गुजरती हैं। आपको जानकारी होगी या नहीं है तो मैं दे रहा हूं कि वो जो हिंदुओं की परिक्रमाएं निकलती हैं सावन के महीने में, वो मस्जिदों में भी रुकते हैं। यात्रा करने वाले, परिक्रमा करने वाले। फिरोजपुर झिरका में मेला लगता है, पूरी व्यवस्था में मुसलमान करते हैं, वहां इकट्ठे ही रहते आए हैं। आपस में कभी भी इस प्रकार का कोई विद्वेष नहीं हुआ और यही बात इनकी आंखों में रड़कती है कि किसी भी कीमत पर मेवात का राक्षसीकरण कर दो और मेव की छवि खराब कर दो। उस समुदाय की जिन्होंने आजादी के आंदोलन में बेशकीमती कुर्बानियां दी, जिनका आजादी के लिए लड़ने का शानदार इतिहास है 1857 का, हमें फख्र है इस बात का। क्या इन लड़ाइयों में कोई हिंदू मुसलमान थे? नहीं, पूरा का पूरा मेवात इलाका जो वो संघर्ष कर रहा था।
उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज उनकी छवि खराब करने के लिए इतनी नफरत और प्रोपेगेंडा फैलाया गया चारों तरफ। मुझे लगता है कि इनके कैडर तो थे ही जो 31 तारीख को वहां पे गए। उन गाड़ियों में बंदूकें और तलवारें कहां से आई? हम ये नहीं कह रहे कि जिनके साथ भी टकराव हुआ वो दूसरे फिरके की तरफ से किसी ने भी कोई उकसावा नहीं किया होगा या उन्होंने किसी भी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर से भी हुआ होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कह के जाया जा रहा था वहां, कौन है मानू माने सर? और वो 2 दिन से वीडियो इस प्रकार के जो जारी कर रहे थे कि तैयार रहना, हम चुनौती दे के आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं। अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल, घटिया ओछी बातें कही गई, वो वीडियो वायरल हो रहे थे वहां पे। उसके जवाब में भी वीडियो चल रहे थे। गृह मंत्री को नहीं पता कितने मासूम गृह मंत्री हैं हमारे। और जब ये दंगा हो रहा था, जब वहां पे हिंसा चल रही थी, गृह मंत्री क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कई हजार लोगों को मंदिर के अंदर बांध के बंधक बना रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है, जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से उनकी एयरलिफ्टिंग करनी पड़ सकती है। वो सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे। गृह मंत्री का काम अफवाहों को रोकना होता है या अफवाहें फैलाना होता है? उस मंदिर के पुजारी ने खुद का सवाल पैदा नहीं होता किसी ने घेरा हो किसी को। अपनी इच्छा से लोग बैठे थे मंदिर के अंदर, और बिल्कुल गलत बात है ये सरासर के किसी ने वहां पे उनको बंधक बनाया हो। गृह मंत्री कह रहे हैं उसकी जानकारी उनको पट गई, लग गई। ये जानकारी नहीं लगी कि वहां पे वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब वो यहां तक भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मोनू मानेसर जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं थे। यहां तक भी कह दिया कि उसने ये नहीं कहा मैं आ रहा हूं। आप किसकी सफाई दे रहे हैं? अरे जो मुख्य अभियुक्त के रूप में जिसकी भूमिका है, 2 नौजवानों को, पशुपालक किसानों को अपहरण करने की, पीटने की और लोहारू के पास ला के जिंदा जलाने की, उतने घृणित कांड में जिसका नाम है, अब मुख्यमंत्री, गृह मंत्री उसकी तरफ से सफाई दे रहे हैं। ये तो हमारी स्थिति पहुंच गई। जिनके हाथ में देश की कानून व्यवस्था है, प्रदेश का सुरक्षा का काम है, वो संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, वो ये क्रियाकलाप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान आंदोलन के दौरान खुद अपनी ही पार्टी के लोगों को कह रहे थे कि डंडे निकाल लो और जैसे का तैसा कर दो। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद, और आज वो ये कह रहे हैं हर एक आदमी को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। सुरक्षा लेना और सुरक्षा दिया जाना हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और इसी जिम्मेदारी को देने के लिए आप बैठे हैं वहां पे। आप नहीं दे सकते सुरक्षा तो वापस आ जाओ। और तो कुछ वैसे भी नहीं कर रहे, जिंदा रहने का अधिकार दे दो। देखो, हम साफ कहना चाहते हैं, बंदा किसी का भी घायल हो, बंदे किसी की भी मृत्यु हो, दुख का विषय नहीं होनी चाहिए। लेकिन करने वालों को तो इस बात का भी अफसोस नहीं
कि उनके कर्मकांडों की वजह से ये हुआ। ये है स्थिति जो इस शासन की। और जब ये कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जिनको कल तक ये कोसते थे कि खुद ही भाग जाए तो ठीक हो जाए, आज वो ठेका उठा लिया। वो कह रहे हैं यात्रा निकालने वालों को उनका कार्यक्रम क्या था और कितने लोग शामिल होंगे ये उन्होंने हमें बताया नहीं। कितनी हास्यास्पद बात है कि आपका काम जानकारी लेने का है कि कोई आपको बताएगा। और जब ये सभी कुछ हो रहा था तो ऐसे कैसे उस प्रकार के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई? ये सवाल नहीं उठता क्या कि उसी दिन नूह के एसपी साहब क्यों नहीं थे? वो छुट्टी पे क्यों थे? और अगर छुट्टी पे थे उस दिन तो चार्ज कौन से एसपी के पास था? पलवल के एसपी को तो आपने सब कुछ होने के बाद चार्ज दिया, दोपहर बाद। इन सवालों का कौन जवाब देगा? आप कह रहे पता नहीं था और सीआईडी के बड़े अधिकारी कह रहे 10 दिन पहले से पता था हमें। आप किस किस चीज से मुंह छिपाएंगे? ये एक स्थिति है साथियों। अब ये ऐसे एक खतरनाक खेल है जो धर्म के नाम पर खेल रहे हैं। ये धर्म नहीं है, धर्म अलग चीज है। चाहे वो इस्लाम का है, चाहे हिंदू है, क्रिश्चियन, जो भी कुछ है, उसमें सांप्रदायिकता नहीं होती है, उसमें सद्भावना होती है, उसमें सुकून होता है, उसमें मेल मिलाप होता है, प्यार मोहब्बत होता है, नफरत नहीं होता, आक्रामकता नहीं होती, धमकियां नहीं होती, किसी को भगाने की, छोड़ के चले जाने की, उनकी पहचान करने की। ये धर्म नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं, जो भी जमात, जो भी संस्था, जो भी राजनीतिक पार्टी जिस भी धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करती है, वो उस धर्म की सबसे पहली दुश्मन है। इसलिए अगर कोई हिंदू के नाम पर हिंदुत्व की हिंसा और नफरत की बातें करते हैं तो कोई लेना देना नहीं है हिंदुओं को उनसे, और कोई वो हिंदू धर्म के हमदर्द नहीं हो सकते हैं। और कोई इस्लाम के नाम पे कह रहा है इस प्रकार की बात, तो वो भी इस्लाम का कोई हमदर्द नहीं है, कोई खैर ख्वाह नहीं है। और ये इतिहास बताता, इसी से हमारा देश बना हुआ है, इसी को आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें टॉलरेंस है, सहिष्णुता है, इसके अंदर सद्भावना है, ये मिली जुली संस्कृति है, गंगा जमुना की संस्कृति है। इसी ने देश को आजाद करवाया। ये अगर बर्बाद होती है, नुकसान होता है, तो देश के लोकतंत्र का, इस देश के अस्तित्व के ऊपर आंच आती है, राष्ट्रीय एकता पर आंच आती है। इसको समझना पड़ेगा कि ये इस प्रकार की सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग कौन हैं? जनता के ही बीच में हैं, उनको अलग थलग करना पड़ेगा। ये सबका काम है, हमारा सबका कर्तव्य है, किसानों का, मजदूरों का, मुलाजमों का, महिला, युवा और विद्यार्थियों का, बुद्धिजीवियों का। आज बहुत ही नाजुक समय है, आज इस अस्तित्व को चुनौती दी जा रही है। किस लिए? कि कारपोरेट फल फूल सके, वरना इतनी गैर बराबरी कभी सुनी है?
सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं हम। भुखमरी में 150 देशों में 113 नंबर पे चले गए। और सबसे ज़्यादा गिरावट 9 साल में हुई है, जब से ये मोदी सरकार सत्ता में है, ये गिरावट हुई है। तो किस चीज़ पे आप गर्व करेंगे? क्या कोई उपलब्धि है बताने को? और जब है नहीं तो आप इसके ऊपर उतर रहे हैं, ये लोगों को गौर से देखना पड़ेगा। तो हमें अपने अपने संगठनों में इसका जो मतलब है वो खोल के आगे ले जाना पड़ेगा, मीटिंगें करके, बातचीत करके। और किसी भी जगह पर कोई भी इस प्रकार का अनसर यदि ऐसी गतिविधियां करता है, हमें प्रशासन को भी कहना पड़ेगा कि वो इस बात का ध्यान रखें कि छूट ना मिले किसी को कहीं पर भी दंगा करवाने की, किसी धर्म स्थल को छेड़ने की, किसी अल्पसंख्यक या दूसरे समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की। इस बात के लिए नहीं है प्रशासन कि वो आंख मूंद ले या दूसरी तरफ देखने लगे। अधिकारी भी सौगंध लेके बैठे हैं हम वहां पर। दे आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, जनता के सेवक हैं। जनता का ये फर्ज है कि वो बोले और उनका ये कर्तव्य है कि जनता को जवाब दे। ये जवाबदेही बनती है, लोकतंत्र है ये। इसलिए इस रूप में भी सचेत होना पड़ेगा और व्यापक स्तर पर अपनी एकता बना के ऐसी सद्भावना समितियां, वास्तविक जो हमारा एजेंडा है रोजी रोटी का, खेती बाड़ी का, एक दूसरे के मान सम्मान की सुरक्षा करने का, उसके लिए संघर्ष करना है तो एकता को बचाना जरूरी है। क्योंकि ये वास्तव में साम्राज्यवाद के एजेंट, आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों की वफादारी की, और अंग्रेजों का ये नियम था बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। ये भी क्या कह रहे हैं? लूट और फूट साथ साथ चले। इसलिए लूटने के लिए फूट डालना चाहते हैं। हमें अगर लूट बंद करनी है, अपने अगर आजीविका की सुरक्षा करनी है, तो फूट के खिलाफ संघर्ष करना होगा। फूट से बच के रहना पड़ेगा, जो किसी नाम से की जाए, मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पर, लिंग के आधार पे, इलाके के आधार पे। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें नागरिकता के आधार के ऊपर अपनी एकता बनाए रखनी है। अगर लड़ाई लड़नी है तो लुटेरों के खिलाफ लड़ाई लड़े हम, जिन्होंने अंबार लगा लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा गैर बराबरी आर्थिक रूप से भारत में है। यहाँ गिनती के लोग जो हैं वो बहुत बड़ी संपत्तियों के मालिक हैं, और 70-80% लोगों के पास 10% भी संपत्तियां नहीं है। ये अश्लीलता किस्म की गैर बराबरी है, दुनिया जानती है। आप आंकड़े उठा के देख लो, इस फोन में ही निकाल के देख सकते हो आप डिस्पैरिटी के आंकड़े। सच्चाई तो वो है, लड़ाई तो उसके लिए लड़ने की जरूरत है। इसलिए ये एकता बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने जो इतिहास को भी ठीक ढंग से समझें, जिसके अंदर एकता का संदेश है। और जिस भी समय के ऊपर ये एकता तोड़ी गई है, तभी हमारे देश को भुगतना पड़ा है। इतिहास से ये भी सबक लिया जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार का कड़वापन है, उससे बचना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ एकता, सद्भावना और बराबरी और एक दूसरे के मान सम्मान के उदाहरण हैं, उनको ग्रहण करना पड़ेगा। ये है परिस्थिति हमारे सामने। तो हम इस मौके के ऊपर आज खास तौर पे ये बातचीत करने का उद्देश्य ये था कि आप अपनी जगह पे, आप अपने जिला, तहसील और गांव में हम बैठ के इस खतरनाक षड्यंत्र को, खेल को समझें
कि किस तरीके से ये इसकी योजना बनाई गई थी और ये निरंतर चला आ रहा था। हमें विक्षोभ और आश्चर्य इस बात का है कि इतने बड़े पैमाने पर वो हिंसा करवाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब जो आगे वो इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसको जो विस्तार देना चाह रहे हैं, जगह जगह इस प्रकार के आक्रामक नारे लगाते हुए जुलूस निकाले गए हैं हमारे हरियाणा में ही। उसको समझने की जरूरत है कौन लोग हैं, किस लिए लगा रहे हैं, उसके खिलाफ लामबंद होने की जरूरत है। सबको कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है। आइसोलेट हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे, और यही हमारा आज के दिन कर्तव्य है। नहीं तो हम अपने किसी भी अधिकार के लिए, रोजी रोटी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए जिस प्रकार के संघर्ष की जरूरत है आज परिस्थितियों को, वो कर नहीं पाएंगे अगर ये ताकतें कामयाब हो जाती हैं फिरका परस्ती की, जातिवाद की। ये संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र से घृणा करते हैं, वो पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाहते हैं, वो ताकतें हैं। तो उनको अगर हराना है, हटाना है, तो केवल चुनाव में हराने की इंतजार नहीं करनी है, उनके मंसूबों को हराना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन के आधार पर हराना पड़ेगा, उन साजिशों को विफल करना पड़ेगा। अब अपने मोहल्लों में बैठ के अपनी परस्पर एक दूसरे की बात सुन के, एक दूसरे की, बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी हो सकती है, उनको भी ये स्पष्टता करने की जरूरत है कि क्या मेवात है, क्या हमारा हरियाणा है, क्या वहाँ के इतिहास हैं, किस तरीके से इकट्ठे रहते आए हैं। ये सारी बातें एक दूसरे से शेयर करने की हैं, क्योंकि शिक्षा में वो ये नहीं पढ़ाने वाले, और जो कुछ पहले से किताबों में था उसको हटा रहे हैं, भर रहे हैं उसके अंदर भी नफरत के बीज। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये काम और कोई आके करने वाला नहीं है, ये खुद हमें काम करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है साथियों, ये हमारा कर्तव्य बनता है एक जागरूक नागरिक के रूप में, एक सच्चे और ईमानदार हिंदुस्तानी के रूप में। उस हिंदुस्तान की एकता की रक्षा करना, उस हिंदुस्तान के विविधता की रक्षा करना, जहाँ एक फुलवाड़ी की तरह रंग बिरंगे फूल हैं, उस देश की रक्षा करना जिसको आज़ाद करवाने में हमारे कितने ही भाई बहन शहीद हुए, उसकी रक्षा करना आज हमारा फर्ज है। और हम इस देश को अगर बराबरी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उससे पहले बचाना जरूरी है उसको, और बचेगा तब जब इस प्रकार की विभाजनकारी डिवाइसिव फोर्सेस को अलग थलग किया जाए, आइसोलेट किया जाए। हम तमाम सभी राजनीतिक पार्टियों से, जिनका धर्मनिरपेक्षता में, जिनका लोगों की एकता में विश्वास है, जो लोगों के हकों के प्रति सच्चाई से लड़ना चाहते हैं, उनसे भी अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि उनको इस मौके के ऊपर लोगों के सामने आना चाहिए, लोगों को ये भरोसा दिलवाना चाहिए कि वो सब जनता के साथ हैं, ताकि लोगों की ये जो चिंताएं और आशंकाएं हैं ये दूर हो सकें। इसलिए साथियों, आप अपनी जगह पर ये पहलकदमी लें। कुछ जगह ली भी गई है, बहुत ही अच्छी बात है, और अलग अलग संगठनों ने इस हिंसा की निंदा की है और इसकी साजिशों के खिलाफ भी वो बोले हैं। किसान संगठन भी बोले हैं, ट्रेड यूनियनें भी, दूसरे भी महिला युवा छात्रों के संगठन, मुलाजमों के बोले हैं। आज हमें सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि हमारे हरियाणा की कौन सी छवि दुनिया देखेगी। तो आज यदि हम एक जागरूक नागरिक का परिचय देंगे तो वो छवि भी हम निर्मित करेंगे
कि ये भी हरियाणा के ही लोग हैं, ये भी हरियाणा की लड़कियां और महिलाएं हैं जिन्होंने इस प्रकार के खूंखार लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, यौन शोषण के खिलाफ बोली। इन्होंने ही तमाम तरह के ये तथाकथित डेरे वाले जिनके अंदर भी विचार के लोग थे, सजाएं प्राप्त की मिली जिनको, वो भी हमारी हरियाणा की बेटियों ने, हमारे भाइयों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, तब उसके अंदर हमें सफलता मिली। आज उस प्रकार के भी विचारियों के भी संरक्षण में ये सरकार आ गई बेशर्मी के साथ। कितने बार उनको पैरोल मिल चुकी, और उसके बावजूद भी क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी? कहते वो सीरियल किलर नहीं है, वो कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। 3-3, 4-4 हत्याएं साबित हो चुकी हैं। हम ये कोई अध्यात्मवाद नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। उनके कितने अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन उनको भी इस बात के अंदर समझना पड़ेगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा साथियों। तो हम ये जो अंत में ये चिंता प्रकट करते हैं, और जो भी इसके अंदर हिंसा के ग्रस्त हुए हैं परिवार, उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो मस्जिद के अंदर एक नौजवान इमाम को जिस तरीके से मारा गया, आज एक वीडियो देखने को मिला, उसी इमाम की तरफ से गाया हुआ गीत, जिसके अंदर वो कहते हैं कि ए मालिक, ए खुदा, ए भगवान, हिंदुस्तान को ऐसा दर्जा बख्शें आप कि सब मिलजुल के आपस में रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के साथ बैठ के खाएं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों, शरीक हों। ये वीडियो उनके गीत का आज सुनने को मिला। बड़ी अफसोस की बात है कि इस प्रकार की चीज़ें हुई गुड़गांव में, और गुड़गांव में ये काफ़ी दिनों से संगठन इस तरह के क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। उनको संरक्षण है, प्रशासन का भी, राजनीति का भी, सत्ता का भी। गुड़गांव में बहुत अच्छे नागरिक मंच के भी बहुत ही सूझवान लोग सामने आए हैं, उन्होंने भी पहलकदमी की है। हमें उससे भरोसा भी होता है, और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि इस संकट की घड़ी से हम निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।